चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। थोड़े से और एलिमेंट्स लिखते हैं और उनके सिंबल देखते हैं। कल कहाँ तक लिख लिए थे हमने? आगे लिखते हैं फॉस्फोरस। सल्फर। क्लोरीन। आर्गन। पोटेशियम। और कैल्शियम। ये याद रखने हैं आपको। और फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है? आएगा कोई? व्हाट इज द सिंबल ऑफ फॉस्फोरस? पी। 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 फॉस्फोरस का सिंबल होता है पी। और इसका एटॉमिक नंबर 15। 15। ठीक है। ये सल्फर 14 किसका होता? 14 में। ये नहीं कराया था क्या? 14 वाला नहीं कराया था क्या? ना। सिलिकॉन। अरे यार, 14 तो सिलिकॉन का होता है। इसके 13। बीच में मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में एक छूट गया जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है। एल्यूमिनियम छूट गया इसमें। एल्यूमिनियम का होता है 13। और सिलिकॉन सही है, तो लिख लेना एल्यूमिनियम के बीच में होता है 13। ठीक। सल्फर। सल्फर का होता है 6। क्लोरीन को लिखते हैं Cl। यह होता है 17। आर्गन का होता है Ar। एटॉमिक नंबर 18। पोटेशियम का होता है K। ध्यान रखना, पोटेशियम का सिंबल K। फॉस्फोरस का P। पोटेशियम का K। एटॉमिक नंबर 19। और कैल्शियम का होता है Ca। एटॉमिक नंबर ये आपको याद होने चाहिए। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास? पहली हेडिंग डालेंगे एटॉमिक मास। डेफिनेशन लिखेंगे। लिखते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट indicates the number of atoms indicate the number of times indicate the number an atom of the element is heavier than the mass of one is heavier than 1 upon 12 heavier than 1 upon 12 of the mass of one atom of carbon 12।
देख लिया अभी सबने? लिख लिया भैया। लिख लिया भैया। चलो फिर अब देखो एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं हम? तो एटॉमिक मास हमें बताता है कि कोई भी एटम, सही है ना, वो कोई भी एटम कार्बन के एटम के 1/12 पार्ट से कितना हैवियर है या कितना, बोल सकते हैं हम उसको, लाइट वेट है ना। कहने का मतलब एटॉमिक मास को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो कंपैरिजन में चाहिए, हम किसके कंपैरिजन में एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे? वो करेंगे कार्बन एटम के 1/12 पार्ट से। कार्बन एटम के 12th पार्ट से, 1/12 पार्ट से कोई भी एटम कितना हैवी है या कितना लाइट है, उसी को बोलते हैं उसका एटॉमिक मास। देखो अगर समझ में नहीं आया तो एक डायग्राम से समझते हैं, सही है। मान लो अगर हमें किसी का वेट मेज़र करना है, एटॉमिक मास के टर्म में बात कर रहे हैं हम, तो वेट कैसे हम मेज़र करेंगे? देखो एटॉमिक मास को, मान लो ये जो वाटरमेलन है ये है कार्बन। वाटरमेलन किसको इंडिकेट कर रहा है? कार्बन, सही है। कार्बन के हमने कर लिए 12 पीसेस, सही है, और 12 पीसेस में से एक पीस उठा लिया, तो ये एक पीस किसको इंडिकेट कर रहा है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। यहाँ पे वाटरमेलन की जगह कार्बन को रखेंगे हम, तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। अब इस एक पीस से मेज़र करेंगे हम कि कौन कितना भारी है और कौन कितना हल्का। जैसे हमने केवल कितना पीस उठाया वाटरमेलन का? 1 पीस। ये 1 पीस किसको इंडिकेट कर रहा है? 1/12 को, क्योंकि ऐसे ऐसे कितने पीस करे थे? 12, और 12 पीस में से एक पीस को उठाया है केवल, तो 1/12 पीस है ये। अब इसी एक पीस से हम मीज़र करेंगे, इधर हम सेब का वजन मीज़र कर रहे हैं, तो हो सकता है हम सल्फ़र का वजन मीज़र करें, है ना। तो किसी भी एटम का जो हम एटॉमिक मास मीज़र करते हैं वो किसके कंपैरिजन में करते हैं? कार्बन के एटम के 1/12 पार्ट से। कार्बन एटम के 1/12 पार्ट से हम मेज़र करते हैं, ठीक है भाई, समझ में आया? तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अरे आवाज़ सही आ रही है मेरी? नहीं, ये बताओ। सही आ रही भैया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम, कैरेक्टर क्या स्पेलिंग होती है? मैं इसकी स्पेलिंग भूल गया। HARAC CTERI। हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम। पहले बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है? बताओ। CHARACTISTICS ये होती है? ये TERI होगा। TER TERI, हाँ। TERIS। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम की टाइम के बाद लिख, स्पेलिंग भूल भी गया था। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एटम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे पहले लिखेंगे फिर मैं 1 बाय 1 समझ। फर्स्ट, एन एटम इज न्यूट्रल स्पेसिस
दूसरा, एटम ऑफ मैनी एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। And they do not exist at single atom. Atom of same element may have different masses. Fourth, atom of many elements exist as single atom, such as helium, copper, sodium. Fifth one, atom are very small. In size. And the size of an atom is expressed in the term of its radius. It is called atomic radius. बताओ जरा यहाँ। लिख लिया भाई? लिख लिया लिख भैया। लिया भैया। चलो अब 1 बाय 1 इसको समझते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट था एन एटम इज ए नेचुरल स्पेसिस। जो एटम होता है वो कैसा होता है? नेचुरल होता है। कैसे होता है? सॉरी, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल होता है। कैसे होता है न्यूट्रल, देखते हैं। देखो, वैसे तो ये अपना अगला चैप्टर है जिसमें हम
एटम की स्ट्रक्चर को देखेंगे। कुछ इस तरह का होता है, एटम की स्ट्रक्चर को देखी जाए। एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एटम के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। एटम एटम के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं तीन चीज़ें। कौन कौन सी तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस के अंदर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस के अंदर। सही है। इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव साइन से, प्रोटॉन को पॉजिटिव साइन, न्यूट्रॉन का कोई साइन नहीं होता। चलो अब ये बात यहाँ बता रहा हूँ मैं, तो ये भी बात ध्यान रखना कि इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, है ना। तो अगर बात करी जाए इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, कोई बताएगा? प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी और न्यूट्रॉन की? बताओ ज़रा, कोई बता सकता है क्या? देखो, तीन ये नाम याद न्यूट्रॉन की रखना। तो न्यूटन ने करी। नहीं, तीन नाम याद रखना। एक थॉमसन, तीन नाम याद रखना, पूरे पूरे नाम बता रहा हूँ मैं। तो जे थॉमसन, एक रदरफोर्ड, RUT, और एक चैडविक। ये तीन नाम याद रखना। सही है। जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। अब किसने किसकी डिस्कवरी करी, उसके लिए अगर तुम याद ना रख सको तो मैं एक लाइन बता रहा हूँ, उस लाइन को याद रख लेना। वो लाइन है ईंट पर आँच। ना, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो, यहाँ पे है ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टे मतलब टी, और टी से मैंने क्या नाम बताया? थॉमसन। फिर ये लिखा हुआ है पे मतलब प्रोटॉन, ये लिखा हुआ है आर मतलब रदरफोर्ड। सही है। ये लिखा हुआ है ना एन फॉर न्यूट्रॉन, और ये लिखा हुआ है सी फॉर चैडविक। तो ऐसे याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तीनों की डिस्कवरीज याद रखनी है आपको, चाहे तो इस से याद रख सकते हो, अगर याद नहीं रहे तो ठीक है, इस लाइन को आप याद रख सकते हो। तो मैंने बताया आपको कि एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही है। तो अगर इनिशियल स्टेज पे देखा जाए, इनिशियल स्टेज पर, तो ये होता है सेंटर में न्यूक्लियस। सही है। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं इस तरह। तो ये स्ट्रक्चर होती है एटम की। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो किसी भी एटम में, किसी भी एटम में, ठीक है, किसी भी एटम में ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जो नंबर ऑफ
प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो इक्वल होते हैं इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये बात ध्यान रखना कि एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। सही है। इलेक्ट्रॉन्स पे जो साइन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव साइन होता है, और प्रोटॉन पे जो साइन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर दोनों ही इक्वल हैं, मान लो किसी एटम के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो -4 से इंडिकेट करेंगे, तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 4 ही, तो प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, +4 से। ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना बनता है, 0। इसको बोलते हैं चार्ज। भी आगे पढ़ेंगे ये चार्ज क्या होता है ना। ओवरऑल 0 चार्ज इन पे होता है। 0 चार्ज का मतलब ये न्यूट्रल होते हैं। सही है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने प्रोटॉन को आपस में क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, अगर इक्वल होंगे तो। इतनी बात समझ में आई। पहला पॉइंट बताओ, समझ में आया। अगर यहाँ पे आप समझ लेते हैं तो अगले चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। बताओ ज़रा। अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई तुम। देखो, और अच्छे से अगर डायग्राम देखना है तो इस तरह का होता है एटम। बीच में क्या है, ये बीच वाला पार्ट है इसका न्यूक्लियस। वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस हम बोलते हैं। ठीक है। ये जो पार्ट है बीच वाला ये है न्यूक्लियस। ठीक। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो इस कलर के हैं, ब्राउन कलर के, ये क्या हैं, न्यूट्रॉन्स। वो क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रॉन्स। और जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रखे हैं इनको हम बोलेंगे प्रोटॉन। क्या बोलेंगे। और ये जो बाहर हैं, एटम से बाहर, सॉरी, इस एटम के न्यूक्लियस से बाहर, इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। देखो इस एटम में कितने प्रोटॉन दिख रहे हैं, एक प्लस चार्ज ये रहा, एक प्लस चार्ज ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 4 प्रोटॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। सही है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है किसी भी एटम की। अब इनिशियल स्टेज की बात करी जाए तो इनिशियल स्टेज में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। जैसे जैसे हम थोड़ी अगली क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये अभी बिल्कुल सर्कुलर आपको नज़र आ रहे हैं कि इनका जो पाथ होता है वो एकदम सर्कुलर होता है। जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे, इनका पाथ एक्चुअल में सर्कुलर नहीं होता, इनका पाथ कुछ एक्चुअल में इस तरह का होता है। डायग्राम आपने फिजिक्स की बुक में देखा भी होगा कहीं, केमिस्ट्री या फिजिक्स। कुछ इस तरह के पाथ में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। जिसके तरह का पाथ होगा, किसी का पाथ होगा, सर्कुलर नहीं होता। ये हायर क्लासेस की बात है, अभी के लिए हम इस तरह का स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सही है। इस तरह की शेप में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस का, इसके अंदर, एटम के अंदर। समझ में आया। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है कि एटम क्या होता है, एटम होता है बिल्कुल न्यूट्रल। जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बोला गया है जो एटम होते हैं बहुत सारे एलिमेंट के, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सही है। तो दे डू नॉट एग्जिस्ट एज सिंगल एटम।
इसलिए वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कहने का मतलब जैसे अगर बात करें ऑक्सीजन या फिर बात करें हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का ज़रा नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 9 9 9 9 8 8 8। हाँ 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1 1 ठीक है। चलो, अब क्या होगा कि देखो, मैं एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन क्या होती है? जो एटम है ना, ये एटम है, सही है। एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। ये मान लो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक पाथ में चक्कर नहीं लगाते, इनको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। जिस पाथ पर चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट। फिजिक्स में भी पढ़ा है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो ये कौन सी पहली ऑर्बिट है? जो सबसे पहली वाली ऑर्बिट है। इसके बाद कौन सी ऑर्बिट आएगी? दूसरी वाली ऑर्बिट। इन ऑर्बिट का नाम भी होता है, ये बताएंगे। फिर इसके बाद तीसरी ऑर्बिट आएगी, नहीं, फिर उसके बाद चौथी ऑर्बिट आएगी। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में होता है ये तो सर्किल। इस तरह का होता है। ये जो राउंड राउंड शेप्स हैं, ये हैं ऑर्बिट। तो हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इन ऑर्बिट में लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स चक्कर। इन ऑर्बिट का नाम भी होता है, सबसे जो पास वाली होती है, ये बीच में तो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे पास वाली जो ऑर्बिट होती है उसको बोलते हैं के ऑर्बिट, फिर एल ऑर्बिट, फिर एम ऑर्बिट, फिर एन ऑर्बिट। और हर एक ऑर्बिट की ना एक कैपेसिटी होती है। हर एक ऑर्बिट की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। किस चीज़ की कैपेसिटी होती है? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ऐसा नहीं किसी भी ऑर्बिट में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं।
हर एक ऑर्बिट की एक कैपेसिटी होती है, इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जो के ऑर्बिट है, अब मैं बता ही देता हूँ, चलो फॉर्मूला बता देता हूँ। इसको बोलते हैं, के को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब n इक्वल्स टू फर्स्ट। ये सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल्स टू सेकेंड, ये थर्ड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 3 और ये फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल्स। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n स्क्वायर। सही है, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, 2n स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट वाली ऑर्बिट के लिए बात करें तो अगर ये फॉर्मूला लगाएं 2n स्क्वायर, यहाँ से n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फर्स्ट वाली ऑर्बिट के लिए ये नंबर कितना आएगा 2। कहने का मतलब जो सबसे पास वाली ऑर्बिट होती है न्यूक्लियस के, उसमें केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, चलो अगली वाली ऑर्बिट की बात करते हैं। तो अगली वाली ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 4 जा 8। दूसरी वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम। तीसरी वाली ऑर्बिट की बात करते हैं तो तीसरी वाली ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा 18। तो थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 18। और अगर बात करें फोर्थ ऑर्बिट की, फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आएगा अपने पास 32। फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 32। ऐसे ही हम आगे की ऑर्बिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब देखो, पहले ये बताओ इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आया तो मैं बताता हूँ आगे, है ना। अरे बताओ भाई, जब मैं पूछा करूँ तो सारे बताया करो, ठीक है। आगे भैया समझ में। चुप नहीं रहना होता, उस समय बताना होता है। तो ये है, अब मैं कुछ एटम्स लेता हूँ। जैसे मैंने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 क्या दिखा रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे इसकी ऑर्बिट में तो देखो इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सबसे पहली वाली ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सबसे पहली वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। पहली वाली ऑर्बिट तो कंप्लीट हो गई, क्योंकि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, केवल और केवल 2। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए फर्स्ट ऑर्बिट में, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे ऑक्सीजन के, 6। वो 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, सेकंड में, क्योंकि सेकंड में कितने आ सकते हैं, बताओ जरा मुझे। 8। 8 तो 6 आ गए। तो इस तरह की स्ट्रक्चर हो गई किसकी, ऑक्सीजन। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है कि हम ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। जैसे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, देखो ये जो 2 दिखा रहा है ये दिखा रहा है फर्स्ट ऑर्बिट को। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हैं और 2 के बाद में लिखूंगा 6। ये फर्स्ट ऑर्बिट को दिखा रहा है, कोमा के बाद सेकेंड ऑर्बिट दिखा रहा है। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उसको हम क्या लिखेंगे, 2,6। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास। समझ में आया। एक और लेते हैं हम, अगर लें क्लोरीन, है ना, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। 17 किसको दिखा रहा है कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिल करते हैं तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे फर्स्ट वाली में, बचे कितने 15। 15 में से 8 इस वाली में आ जाएंगे दूसरी वाली में, क्योंकि दूसरी वाली में 8 आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 7 8 इसमें आ गए। बचे कितने, 10 हो गए ना पूरे, बचे 7 इसमें आ सकते हैं।
1 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ। तो क्लोरीन 17 की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं तो कोई बताएगा मुझे क्या बनेगी? देखो पहली ऑर्बिट में 2 आए, दूसरी में 8 आ गए, 10 हो गए, बचे 7, तो 7 चले गए तीसरी में। ये फर्स्ट ऑर्बिट दिखा रहा है, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। ये बताओ ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हाँ भैया क्लियर। बात करता हूँ मैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी एटम को हम स्टेबल कैसे बोलेंगे और अनस्टेबल कैसे बोलेंगे। स्टेबल एटम वो होते हैं, बात करें स्टेबल एटम की, स्टेबल एटम वो एटम होते हैं जिनकी जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल हो या फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर किसी भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट या तो फुल है या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस एटम को बोलेंगे हम स्टेबल एटम। सही है? या तो फुल हो। अब जैसे मैं बात करूं सेकंड, देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, है ना? अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं केवल, जैसे हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो हीलियम के पास 2 ही एटम है, कहने का मतलब उसकी फर्स्ट ऑर्बिट क्या है? भरी हुई है। तो हीलियम को क्या बोलेंगे हम? स्टेबल। सही है? इतनी बात समझ में आई? अनस्टेबल किसको बोलेंगे? अनस्टेबल उसको बोलेंगे जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट या तो पूरी भरी हुई नहीं है या फिर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है या कम इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलेंगे हम अनस्टेबल। जैसे सेकंड ऑर्बिट में कितने आते हैं? सेकंड ऑर्बिट में आते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहीं पे बात करूं मैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना होता है? 8। तो 2 और 6, इसकी सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। क्या सेकंड ऑर्बिट इसकी फुल है? नहीं। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास तो ओनली 6 है। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है अनस्टेबल। इसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। सही है? इतनी बात समझ में आई? स्टेबल हम इनको कब बना सकते हैं? स्टेबल हम इनको तब बना सकते हैं जब इनकी लास्ट वाली ऑर्बिट फुल कर दी जाए या फिर लास्ट वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर डाल दिए जाएं, तब हम इनको स्टेबल बोलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो बात करते हैं आगे। अगर बताऊं मैं तुमसे ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6, कहने का मतलब इसकी आउटर ऑर्बिट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये क्या है? अनस्टेबल। तो हम बोलेंगे क्या? अनस्टेबल। सही है। अब देखो मैं यहीं पे एक कॉन्सेप्ट बता दूँ चार्ज का भी तुम्हें, है ना, फिर सारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चार्ज का भी यहीं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, फिर आराम से तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है केमिस्ट्री। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, मैं तुम्हें सिखाता हूँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। उससे पहले चार्ज का कॉन्सेप्ट देखो। ऑक्सीजन के पास होते हैं कितने? 2,6, है ना? ऑक्सीजन के पास अभी, पहले मैं बात करता हूँ इनिशियल केस में, इनिशियल केस, फिर आता है फाइनल केस। एक फाइनल केस की बात करते हैं। अभी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6,
बताओ जरा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन कितने होंगे? जल्दी बताओ जरा। 8 8। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। अभी अगर बात करें चार्ज, चार्ज होता है कि कौन ज़्यादा मात्रा में है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, अगर प्रोटॉन ज़्यादा मात्रा में है तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस। तो अभी ओवरऑल इस पे चार्ज कितना है? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या है? सेम है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो अभी ये जो ऑक्सीजन है ये कैसा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल में अभी केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हमें इस ऑक्सीजन को स्टेबल बनाना होगा, अगर इस ऑक्सीजन को स्टेबल बनाना होगा, क्या करना पड़ेगा? स्टेबल बनाने के लिए इसको हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इसको हमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो अब कितना हो जाएगा इसके पास? आउटर मोस्ट में पूरे 8 हो जाएंगे, और इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल वही तो होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होती है? फुल होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 8 हो गया और स्टेबल हो गया, ये सही है। अब फाइनल वाले केस में इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन बताओ किसमें हो गए, कितने हो गए? ध्यान रखना, हम केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को ही दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ही ले सकते हैं। प्रोटॉन को ना तो दिया जा सकता ना लिया जा सकता, केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। ये बात ध्यान रखना। अब टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो 8 तो इसके पास ऑलरेडी थे, 2 हमने इसे बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास कितने? 10। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो ना लिए गए ना दिए गए, प्रोटॉन हमेशा सेम रहते हैं। प्रोटॉन पहले भी 8 थे तो प्रोटॉन अब भी कितने होंगे? 8। अब बताओ इस पे चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का -2 साइन होता है निगेटिव, प्रोटॉन का साइन होता है पॉजिटिव, तो इस पे चार्ज कितना होगा? माइनस माइनस। तो ऑक्सीजन कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा है? ऑक्सीजन माइनस माइनस, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं -2। तो ये है चार्ज का कॉन्सेप्ट। सही है, चलो और बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1। सही है। आउटर मोस्ट सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, क्योंकि पहली ही सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो ये स्टेबल होता, अभी क्या है? ये अनस्टेबल। अच्छा, अगर हमें इसको स्टेबल करना है, अगर हमें इसको स्टेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टेबल करने के लिए हमें इसे 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन देने पर इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा? ये स्टेबल। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि ये पहली ही ऑर्बिट है और पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। सही है, इसलिए ये स्टेबल हो गया। बताओ ज़रा, इस वाले केस में अगर बात करें, इस वाले केस में अगर बात करें, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1। प्रोटॉन कितने? 1। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा इस पर? 0। फाइनल वाले केस में बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, लेकिन प्रोटॉन तो एक ही रहेगा, है ना? प्रोटॉन तो एक ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना तो यहाँ पे H पे कैसा चार्ज आ जाएगा? H माइनस, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। लेकिन केस क्या बनता है? केस ये बनता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस 1 इलेक्ट्रॉन को देना प्रीफर करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को देना प्रीफर करता है, किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है ये, या ये शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया जाता है, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 0। इस केस में क्या होगा? पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन भी 1 था, प्रोटॉन भी 1 था, तो इस पर चार्ज था 0। लेकिन दूसरे वाले केस में इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना जो था,
तो इलेक्ट्रॉन तो बचा इसके पास 0 और प्रोटॉन बचा इसके पास 1। अब जो इस पे चार्ज आएगा वो आएगा क्या, +1। तो हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस चार्ज। सही है, निगेटिव चार्ज बहुत ही कम शो करता है हाइड्रोजन। सही, ये वाला केस ज़्यादा अप्लाई होता है क्योंकि हाइड्रोजन तो कैसे भी बैलेंस हो सकता है, चाहे इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे इससे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, दोनों ही तरह से हो जाएगा। चलो एक एटम और, क्लोरीन। क्लोरीन 17 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। ठीक है, 287। चलो इस पे बताओ मुझे चार्ज कितना आएगा। अब ऐसे ही बताओ चार्ज कितना आएगा। फिर मैग्नीशियम कितना होता है, 12। मैं एक बात बताता हूँ कि मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन ही कोई दे सकता है, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे सकता। सही है, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो देखो चार्ज अब ऐसे ही देखना सीखो, ऐसे ही कैसे बताएंगे हम चार्ज कि कितना चार्ज आएगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब जरा बताएंगे मुझे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत पड़ेगी। 9। मैंने बोला अगर आउटर मोस्ट सेल या तो फुल हो या फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तब वो फुल होता है, तब वो एक स्टेबल एक होता है। हैं, एक एक एक, है ना। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा साइन लेकर के आएगा, माइनस का साइन लेकर के आएगा, क्योंकि जब तक इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया तब तक तो इस पे चार्ज कितना था, 0। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तब तक तो इसमें चार्ज है 0। लेकिन जैसे ही इसको 1 इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ कैसा साइन लेकर के आएगा, माइनस का साइन लेकर के आएगा। तो इस पे कितना साइन आएगा माइनस का, 1, Cl माइनस। चलो मैग्नीशियम की बात करें, बताओ इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 हैं। इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं देगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन कोई शेयर कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसको मिलने से रहे। तो ये स्टेबल होने के लिए ये भी तो कर सकता है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे। अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा तो इसके पास बचेंगे केवल ये इलेक्ट्रॉन, और इसकी आउटर मोस्ट सेल में अब कितने हो जाएंगे, 8। अब ये स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे ही ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, सही है, तो इस पे -2 चार्ज कम हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन का 2 माइनस चार्ज तो कम हो गया ना, तो प्लस का 2 चार्ज बढ़ गया नहीं बढ़ गया, ये बताओ। अभी जब तक इतने थे तब तक तो न्यूट्रल था ये, जितने प्लस उतने ही माइनस। कितने प्लस थे इसमें, 12 ही प्लस थे, मतलब 12 ही प्रोटॉन थे और 12 ही इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन क्या करा इसने, ये वाले जो अपने लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन है ये दे दिए स्टेबल होने के लिए। तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, केवल 10। तो अब इस पे कौन सा साइन आएगा, +2, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो इस पे कौन सा साइन आएगा, Mg++। तो एक बात यहाँ से ये ध्यान रखोगे, जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो कौन सा चार्ज आता है, कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। सही है, सही है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो निगेटिव चार्ज आता है।
ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई?